गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का 4th चैप्टर जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। आप सभी लोग जानते होंगे कि हम लोग बहुत सारे काम करते हैं और उस काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ये डे टू डे लाइफ में हम ये इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं कि वर्क किया मैंने, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मेरी एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही है, कोई वर्क नहीं हुआ आज। लेकिन अगर हम फिज़िक्स में बात करें तो वर्क का कुछ और ही मीनिंग होता है। क्या मतलब होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो वर्क की डेफिनेशन की बात करेंगे। इन आवर डेली लाइफ वर्क इम्प्लाइज एन एक्टिविटी रिजल्टिंग इन मस्कुलर और मेंटल एक्सर्शन। हम अपने डे टू डे लाइफ में वर्क को ऐसे देखते हैं जिसमें हमारे मसल्स की एनर्जी लग रही हो या हमें मानसिक थकान या मेंटली एक्सर्शन हो रहा हो। जबकि फिजिक्स की टर्म में वर्क की अगर हम बात करें तो कुछ स्पेसिफिक सेंस लगाए जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स, मतलब बॉडी में किस तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है और किस डायरेक्शन में फोर्स लगा हुआ है, या फोर्स लगने से अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है तभी वर्क माना जाएगा। आप जैसे सुबह से शाम तक धक्का दो दीवार को तो क्या चलेगी अपनी जगह से? नहीं चलेगी। अब कोई देखे बोले क्या काम किया, बोले हमने बहुत काम किया, इसको हमने वहाँ धकेलने की कोशिश की, गया नहीं, हम पूरे थक गए। तो फिजिक्स में आपका वर्क उस समय नहीं माना जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट दीवार में हुआ नहीं है, और जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है तब तक वर्क नहीं माना जाता है। अगर वर्क की पर्टिकुलर डेफिनेशन पूछे कि व्हाट इज़ वर्क, तो आप ये जो इटैलिक में लिखा है ये मेंशन करेंगे, कहेंगे वर्क इज़ सेड टू बी डन इफ़ एन अप्लाइंग फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट इज़ डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजीशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वर्क तब माना जाएगा किया हुआ जब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट में और वो डिस्प्लेस हो जाती है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तब आपका वर्क जो है वो माना जाएगा, वरना वर्क नहीं माना जाएगा। वर्क डन इन अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब बोला भाई वर्क होता क्या है, तो बोला वर्क जो होता है वो बराबर होता है प्रोडक्ट के, किसके, जितना फोर्स लगा, फोर्स जितना एक्सर्ट हुआ उतना, एंड डिस्टेंस जितना फोर्स लगने के बाद जितना डिस्टेंस उसने डायरेक्शन में चला वो, एफ इंटू एस। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क हमारा यहाँ पे डिपेंड करता है दो फैक्टर पे। वो दो फैक्टर हमने देखे, एक तो था मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना फोर्स लगा, और डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव्स, और जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया उस पे। दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, फोर्स के मैग्नीट्यूड पे और डिस्टेंस पे। यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की यूनिट क्या होती है? When a force of 1 न्यूटन moves a body through a distance of 1 मीटर, जब किसी चीज़ पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा के आप उसको अपनी जगह से 1 मीटर हटा देते हो, मतलब यहाँ से ए से बी तक की डिस्टेंस अगर मैं 1 मीटर बोलूँ और इस पे लगने वाला फोर्स 1 न्यूटन बोलूँ, अगर ऐसा होता है इस डायरेक्शन में तो वर्क जो माना जाएगा वो 1 जूल माना जाएगा। मतलब किसी एक चीज़ को 1 न्यूटन का फोर्स लगा के आप 1 मीटर दूर खसका दो तो ये माना जाएगा कि आपने उस पर 1 जूल का वर्क किया है। यहाँ पे यूनिट ऑफ वर्क डाल लेना हेडिंग, ये हेडिंग नहीं डल पाई है। फोर्स का फार्मूला बना, फोर्स इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना फोर्स लगा और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमें ये पता लग जाएगा कि वर्क कितना हुआ है। ये 3 क्वांटिटी हैं, एक वर्क, एक फोर्स, एक डिस्प्लेसमेंट। इन तीनों में से कोई भी 2 दे देगा और तीसरी आपसे पूछ लेगा, आप बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे इसको। वर्क की यूनिट जूल होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की मीटर। तो 1 जूल को हम न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं। तो जब भी कोई हमसे पूछे ऐसा यूनिट क्या होती है वर्क की, तो आपका आंसर होगा न्यूटन मीटर होती है भाई ऐसा यूनिट। आइए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है हाउ मच वर्क इज़ डन, कितना काम किया जाएगा
बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। तो हमें पता लग गया F जो हमें दे रखा है वो 10 न्यूटन का दे रखा है। इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है। कितना वर्क पूछा है तो W इज इक्वल टू F इंटू एस। तो F हमारा कितना है 10 और S कितना है 1, 10 1 जा 10, तो हमारा आंसर आएगा 10 जूल। वर्क पूछा है और वर्क की यूनिट किस में होती है, या तो न्यूटन मीटर बोल दो या न्यूटन मीटर से जूल बन जाता है, तो आप वर्क यूनिट जूल बोल दो। तो यहाँ 10 जूल आ गया। द वर्क डन इज 10 जूल। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड द वर्क डन। हमें क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। फोर्स जो दे रखा है वो 10 न्यूटन का दे रखा है, F इंटू एस होता है, तो F हमें 10 न्यूटन का दे रखा है, मल्टीप्लाई एन ऑब्जेक्ट थ्रू डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। 2 मीटर का डिस्टेंस दे रखा है, तो 2 2 20 20 जूल हमारा वर्क हो गया। अब वर्क डन एनालिसिस। काम कई तरीके से होता है। यहाँ पे हम देखते हैं हमारे 5 केस हैं, तो एक एक करके बात करते हैं। ये एक जर्नल केस है। जब कोई चीज़ इंक्लाइंड प्लेन पे रखी है तो फार्मूला क्या रहेगा, या इंक्लाइंड प्लेन पे नहीं रखी है, इस तरीके से रखी है, और मान लीजिए ये गाड़ी है और बच्चा इस तरीके से खींच रहा है, तो जिस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये सीधी चलेगी, ऐसे हवा में तो नहीं चलेगा, तो ये चलेगा सीधा, लेकिन फोर्स बच्चा इधर रस्सी लगा के यहाँ से खींच रहा है, तो इनके बीच का एंगल थीटा है। तो इस एंगल पे डिपेंड करता है वर्क कितना हुआ है। तो वो उसका फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। मान लिया हमने लड़का जो फोर्स लगा रहा है वो F लगा रहा है इधर, और इसमें डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की ये है डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट, और इसके बीच में एंगल है थीटा। तो हमें जब भी वर्क पूछा जाएगा तो F इंटू एस, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या क्या होती हैं वो देख लेते हैं। ये आपको 10th में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इतना है नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कॉस 0 की बात करो, अगर 0 डिग्री होगा तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। अगली बात करते हैं कॉस 80 डिग्री। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। अब बात करते हैं कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। ये तीनों वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेंगी, आगे इनका काम आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला है पॉजिटिव वर्क या वर्क डन बाय अ फोर्स। फोर्स के द्वारा किया गया काम, या पॉजिटिव वर्क किसे कहते हैं। तो जितना भी इटैलिक में लिखा है ये आपको मेंशन करना है। द वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉजिटिव। वर्क को हम पॉजिटिव तब कहेंगे व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। मतलब फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो इन दोनों के बीच का एंगल आप देख रहे हैं कितना हो रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री बनेगा। फोर्स भी इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में, और 0 डिग्री की मैंने वैल्यू आपको 1 बताई, तो कॉस थीटा जो इधर आएगा वो 1 आ जाएगा, तो उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला बनेगा W इज इक्वल टू F इंटू एस। बॉय पुल एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स हिमसेल्फ। लड़का एक चीज़ को अपनी तरफ खींच रहा है, ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। तो पॉजिटिव वर्क आपको समझ आ गया होगा। एक बच्चा एक चीज़ को अपनी तरफ खींच रहा है, तो फोर्स भी इस डायरेक्शन में लग रहा है और चीज़ भी इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच की जो एंगल है वो 0 डिग्री है, इसलिए वजह से फार्मूला होता है W इज इक्वल टू F इंटू एस। अब बात करते हैं नेगेटिव वर्क की। नेगेटिव वर्क मतलब वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके अगेंस्ट वर्क हो रहा है, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। The work done is said to be negative work when a force and displacement are opposite direction। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हम ये कह सकते हैं वर्क नेगेटिव है। एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ 180 डिग्री। अब ये देखिए, ये आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब 180 डिग्री का फोर्स लग रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, और 180 डिग्री की वैल्यू आपको -1 मालूम है, इसलिए माइनस साइन आ गया है। 1 की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए वर्क होता है -F इंटू एस। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसका एग्जाम्पल हो गया।
फ्रिक्शन फोर्स मैंने इसका एग्जांपल दे ही दिया है आपको। अब आता है ज़ीरो वर्क। ज़ीरो वर्क क्या होता है? वर्क डन व्हेन फोर्स इज़ परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। कह रहा है वर्क डन जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। मतलब डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है और फोर्स ये लग रहा है, तो एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री का हो गया। इसका एग्जांपल हो गया कुली अपने सर पे बैग लेके चल रहा है, तो फोर्स नीचे के लिए लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? 90 डिग्री। तो जब भी ऐसी केस होगा तो वर्क को ज़ीरो माना जाएगा। और 90 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम है ज़ीरो होती है, और ज़ीरो से किसी की भी मल्टीप्लाई होगी तो ज़ीरो होगी, तो वर्क कितना हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है। The work done is said to be zero when force and displacement perpendicular to each other. Perpendicular मतलब 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। Either the force displacement is zero. एंगल बिटवीन डायरेक्शन एंड फोर्स डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये आपको समझ आ गया। Thus no work is done when a force at a right angle on the displacement. कोई काम नहीं किया जाता जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो रहा हो। एग्जाम्पल से समझते हैं। अ पर्सन वॉकिंग ऑन अ रोड विद अ लोड ऑन हिज हेड एक्चुअली डज नॉट वर्क बिकॉज द वेट ऑफ द लोड एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। अब फोर्स जो है किसी चीज़ का नीचे की तरफ लग रहा है ग्रेविटी की वजह से, लोड की वजह से, और वो सामने की तरफ चल रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल बन गया भाई फोर्स के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो फिजिक्स के अनुसार काम नहीं होगा। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे? काम तो हो रहा है, कुली का सामान उठा रहा है, वो थक रहा है, लेकिन फिजिक्स नहीं मानती भाई जब दोनों परपेंडिकुलर हैं तो वर्क हो रहा है। वो ये कहती है वाइल द मोशन इन हॉरिजॉन्टल दैट इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स रिजल्टिंग नो वर्क इज डन। कोई काम नहीं किया गया है। हियर वन कैन आस्क दैट इफ़ नो वर्क इज़ डन, अगर काम नहीं किया गया है तो हम थके क्यों? मन में आता है क्वेश्चन, तो आंसर मिलता है देन वाई द पर्सन गेट टायर्ड। क्यों आदमी थका क्यों भाई? इट इज़ बिकॉज ऑफ द पर्सन हैज़ टू वर्क इन मूविंग हिज मसल्स, क्योंकि वो अपनी मसल्स मूव करा रहा है और वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस, और वो फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, रेजिस्टेंस के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, इसलिए वो थक गया। अब हमारे पास तीन फार्मूले हो गए। W इज़ इक्वल टू एफ एस, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एफ एस, डब्ल्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो जब 90 डिग्री एंगल हो। एक केस और है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, कोई चीज़ हम ऊपर उठा रहे हैं तो क्या वर्क करना पड़ता है। ये तीनों केस आपको मैंने समझाए हैं, जब 0 डिग्री का एंगल है, जब 180 डिग्री है और 90 डिग्री का एंगल है। अब वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी की बात कर लेते हैं। To lift an object and applied a force has be equal and opposite the force of gravity acting on the object। कह रहा है अगर किसी ऑब्जेक्ट को उठाते हैं ऊपर तो उस पर एक फोर्स लगता है जो इक्वल और अपोजिट होता है ग्रेविटी के। तो यदि ऑब्जेक्ट का मास m है और उसको h हाइट तक उठाया जाता है तो जो अपवर्ड फोर्स लगता है, तो लगने वाला फोर्स होता है वो होता है F इज़ इक्वल टू एम जी, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, एम जी होता है। लेकिन जो वर्क किया गया वो कितना वर्क किया गया अगर कोई पूछे तो वर्क किया गया फोर्स इनटू हाइट, और फोर्स हमें मालूम है एम जी हुआ है, फोर्स जो लगा है वो एम जी लगा है। तो इससे हमारा वर्क का फार्मूला रहता है W बराबर एम जी एच। एम डी एच याद रहता है ना, तो एम जी एच भी याद रहेगा। Therefore we can say that, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं the amount of work done is equal to the product of weight of the body, मतलब जितना भी वर्क किया गया वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी, वेट मतलब मास ऑफ द बॉडी, एंड वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू द बॉडी इज लिफ्टेड, और वर्टिकल डिस्टेंस मतलब जितनी हाइट तक उठाया गया है उसके, ठीक है। डन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ द बॉडी एंड वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द बॉडी इज लिफ्टेड, और जी आपको मालूम है इधर लगता ही है जो कि एक फोर्स है अगेंस्ट लग रहा है। W इज इक्वल टू एम जी एच आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग फार्मूला याद देख लेंगे वर्क और एनर्जी में आपने क्या क्या पढ़ा है। ये एग्जांपल मैं कल कराऊंगा इससे रिलेटेड।
सबसे पहले आपने फार्मूला पढ़ा W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने पढ़ा कि वर्क पॉजिटिव होता है। आपने पढ़ा वर्क पॉजिटिव होता है जब दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल हो तो वर्क पॉजिटिव होगा। दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल हो तो वर्क नेगेटिव होगा। और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो तो वर्क ज़ीरो होगा। वर्क का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव के केस में नेगेटिव लग जाता है, ज़ीरो के केस में ज़ीरो हो जाता है। और अगर कोई चीज़ ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रही है, कोई चीज़ ऊपर उठा के रखी जा रही है, तो W का फार्मूला आपने पढ़ा mgh। तो 1 2 3 3 और 1 4, इन 4 फार्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और एनर्जी टॉपिक को करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।